तो अपन आमाशय देख रहे हैं रूमिनेंट का, ठीक है, रूमिनेंट का। तो क्या है, बताया मैंने कल तुम्हें, सबसे बड़ा चेम्बर कौन सा है रूमिनेंट के स्टोमक में? रूमेन सबसे बड़ा चेम्बर है। कितना परसेंट गिरता है? 70 से 80% भाग तो इसी का होता है, ठीक है। रूमेन की पीएच कितनी होती है? 6.5 टू 6.8 इसकी पीएच होती है, थोड़ी सी अम्लीय होती है, ठीक है। और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक सतह कैसी होती है? टोवेल के समान, तावेल के समान, तौलिया है ना, तौलिया, टर्किश टोवेल के लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, आंतरिक स्ट्रक्चर, टर्किश टोवेल लाइक अपीयरेंस, ठीक है। मैंने कल तुम्हें बताया था कि रूमेन में गैसें बनती है, और गैसों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? बेल्चिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेल्चिंग, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसें बनती है? CO2 बनती है, ठीक है, CH4 और अदर गैसेस। तो CO2 क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन। और अदर गैसेस में N2, O2, हाइड्रोजन, ठीक है। तो CO2 जो है ये 65% बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है, 65% CO2 बनती है। ये क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो रूमेन में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी बनती है? तो CO2, ठीक है। अपना मेथेन कितना बनता है? 25% बनता है। और जो अदर गैसेस है, अन्य गैसें, वो कितनी बनती है? 7% बनती है। अन्य गैसें 6 to 7%। कौन कौन सी अन्य गैसेस में कौन कौन सी आती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, कल बताया था तुम्हें मैंने कि रूमेन में सर्वाधिक पाचन होता है, ठीक है, किसकी सहायता से? क्योंकि रूमेन में क्या पाए जाते हैं? माइक्रोब्स पाए जाते हैं। माइक्रोब्स कौन कौन से? बैक्टीरिया होता है रूमेन में। क्या होता है? माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। और कौन होते हैं? बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी। और कौन होता है? प्रोटोजोवा। इनको तो भूल नहीं सकते क्योंकि प्रोटोजोवा के बिना तो रूमेन का अस्तित्व ही नहीं है, मतलब रूमेन के माइक्रोब्स का, ठीक है, प्रोटोजोवा तो, ठीक है। और थोड़े बहुत फंगाई होते हैं, कवक होते हैं, फंगाई। तो बैक्टीरिया, जीवाणुभोजी, प्रोटोजोआ, फंगाई, ठीक है। चलो बाद में बताऊंगा कौन कितना होता है, अभी बस इतना देख लो, है ना। अभी नेक्स्ट, रूमेन का टेम्परेचर कल बताया था मैंने कितना? 39 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल होता है, और रेंज कितनी होती है? 38 टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी रेंज होती है। लेकिन आइडियल पूछे, आइडियल, आइडियल कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड रूमेन का टेम्परेचर। रूमेन का तापमान कितना है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है? और रूमेन में अपन ने पढ़ा था क्या हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा था रूमेन में? पाचन हो रहा था, डाइजेशन हो रहा था रूमेन में, ठीक है। पाचन, डाइजेशन मतलब फर्मेंटेशन, ठीक है। रूमेन में कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा था? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से क्या बन रहे थे? कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से रूमेन में VFA, वाष्पशील, ठीक है, वोलेटाइल फैटी एसिड, वाष्पशील वसीय अम्ल, ये बन रहे थे रूमेन में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, जो भी बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। वाष्पशील अवश्यम का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये चल रहा है अपना। अभी नेक्स्ट थोड़ा फर्स्ट ईयर वाला अच्छे से सुनना, सेकंड ईयर वालों को उन्होंने पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले थोड़ा अच्छे से देखना। देखो इतना अपन पढ़ चुके हैं रूमेन के बारे में। सबसे बड़ा चेम्बर है, इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सी है, टेम्परेचर क्या है इसका, कौन कौन से सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, चारा क्या होता है और दाना क्या होता है, ठीक है। चारा मतलब रफेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रफेजेस, रफेजेस। चारे को क्या बोलते हैं? रफेज। और दाने को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट, कॉन्सनट्रेट, कॉन्सनट्रेट, ठीक है। एक मिनट, पेज दूसरा लेता मैं ना, एक मिनट, हाँ यार, एक मिनट। तो देखो, दाना, चारे को क्या बोलते हैं अपन? रफेजेस। दाने को क्या बोलते हैं? कॉन्सनट्रेट। तो ध्यान रखना, चारा जो है अपन एनिमल को खिलाते हैं तो उसका मुख्य कार्य क्या? सिर्फ पेट भरना। तो वो एनिमल का सिर्फ पेट भरता है, सिर्फ पेट भरता है, लेकिन ज़्यादा कुछ इतना उसको देता नहीं, उसकी बॉडी को जो लगना चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो लगना चाहिए, वो इतना कुछ दे नहीं पाता, सिर्फ पेट भरता है। सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ पेट भर गया। तो पेट भरने का काम कौन करता है? अपना चारा, ठीक है।
दाना क्या करता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति कराता है। तो जो मेन जो मिलता है वो किससे मिलता है, दाने से मिलता है। ठीक है, तो पोषक तत्वों की आपूर्ति कराने का काम कौन करेगा, दाना। पोषक तत्वों की आपूर्ति किससे होती है, दाने से होती है, चारे से नहीं होती। चारा सिर्फ पेट भरने के काम आता है। चारे में ऊर्जा कितनी होती है, एनर्जी, तो चारे में ऊर्जा भी कम होती है, जबकि दाने में ऊर्जा ज़्यादा होती है। और पाचकता, पाचकता मीन्स डाइजेस्टिबिलिटी, मतलब कौन अच्छे से पच पाता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, तो चारा जो है इसकी पाचकता कम होती है। ठीक है, चारे की पाचकता बोल रहा हूँ मैं, पाचकता, तो चारे की पाचकता क्या होती है, कम होती है, लेकिन दाने की पाचकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल अपन देखें ना, तो दाना बहुत अच्छा है, चारा कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी चारे को खिलाते हैं। फॉरेन कंट्री में चारे को खिलाते ही नहीं है, बेडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। गाय भैंसों को सो जब नीचे रहती है ना, फर्श फर्श पे बिछाने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया में खिलाते हैं। ठीक है, और क्या है, क्रूड फाइबर, फाइबर। ठीक है, सेकंड ईयर वालों को पता है क्रूड फाइबर क्या होता है। ठीक है, तो क्रूड फाइबर दो टर्मिनोलॉजी होती है। हाँ हाँ, माइक म्यूट कर रहे मालव, माइक म्यूट कर, जो डाउट है तेरे को बाद में पूछना। ठीक है, क्रूड फाइबर यानी फाइबर कंटेंट। ठीक है, अगर फाइबर ज़्यादा है भोजन में, ठीक है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इतना अच्छा नहीं, बस ये चीज़ ध्यान रखना तुम, बाकी तुम न्यूट्रिशन में पढ़ लोगे सेकंड ईयर में। तो फाइबर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो वो खाना इतना अच्छा नहीं है। तो चारा अपन पहले ही पढ़ रहे हैं कि चारा इतना अच्छा नहीं है, तो चारे का जो क्रूड फाइबर है, फाइबर कंटेंट है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कितना होता है, 18% से ज़्यादा होता है, 18% से ज़्यादा होता है। तो क्रूड फाइबर चारे का ज़्यादा होता है, जबकि दाने का क्रूड फाइबर कितना होता है, तो दाने का क्रूड फाइबर, क्योंकि दाना तो अच्छा है ना, तो दाना अगर अच्छा है तो क्रूड फाइबर क्या करना पड़ेगा, अपने को कम करना पड़ेगा, क्योंकि दाना अच्छा है। तो दाने का क्रूड फाइबर 18% से कम होता है। ठीक है, तो दाने का क्रूड फाइबर 18% से कम, जबकि चारे का क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा। ये तो होगी क्रूड फाइबर की बात। एक होता है TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स मिला के, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। ठीक है, तो पोषक तत्व की बात चल रही है अपन, TDN में टोटल कुल पोषक तत्व। ठीक है, तो देखो अगर TDN ज़्यादा रहेगा इसका मतलब है वो खाना अच्छा रहेगा, अगर TDN कम रहेगा इसका मतलब वो खाना इतना अच्छा नहीं है। तो मेरे को बताओ अच्छा कौन है, अपना दाना अच्छा है ना, तो दाने का TDN ज़्यादा होता है, जबकि चारे का TDN कम होता है। ठीक है, तो चारे का TDN क्या होता है, कम होता है। कितना कम होता है, तो 60% इसकी रेंज होती है, एक रेंज इससे कम होता है। तो 60% से कम होता है कौन, TDN, किसमें, चारे में, जबकि दाने में TDN 60% से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि चारे का TDN परसेंट कितना होता है, 60% से कम, जबकि दाने में कितना होता है, 60% से ज़्यादा। और क्रूड फाइबर की बात करें तो मैंने बताया फाइबर जिसमें होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो चारे में क्रूड फाइबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, दाने में क्रूड फाइबर क्या होता है, कम होता है। और कितना होता है, 18% से कम। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जो भी आज का लेक्चर जो भी है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन और पॉइंट्स है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं। एक मिनट, हाँ, चलो नेक्स्ट। अब क्या है, घनत्व, घनत्व की बात करते हैं। तो चारे का घनत्व क्या होता है, कम होता है, डेंसिटी का। चारा देखो लगता बहुत ज्यादा है एनिमल को कि बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी डेंसिटी, घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, फिजिक्स में जाते। ठीक है, तो चारा लगता बहुत ज़्यादा है लेकिन होता क्या है, कम। तो घनत्व क्या है, इसकी डेंसिटी कम होती है। जबकि दाने की डेंसिटी क्या होती है, दाना थोड़ा ही खिलाओ तुम, चने की दाल, मूंगफली बहुत कम खिलाओ लेकिन उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा ही खिलाओ, 1 किलो ही खिलाओ। चारा 5 किलो खिला रहे हो तो 1 किलो ही खिलाओ। ठीक है, लेकिन दाने की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसलिए दाना अच्छा रहता है। तो दाने का घनत्व ज़्यादा होता है जबकि चारे का घनत्व कम होता है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो चारे में कौन कौन आता है, तो चारे में जो है कौन कौन आता है पता ही होगा तुम्हें। चारा दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप का, एक सूखा चारा,
और एक गीला चारा। तो सूखा चारा जिसको इंग्लिश में ड्राई रफेजेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या आता है अपना भूसा, भूसा इसमें आ जाता है इसमें आ जाता है, ठीक है, भूसा और है पढ़ेंगे अपन, सेकंड ईयर वालों को पता होगा, बता देता हूँ। है जो है और साइलेज दो टर्मिनोलॉजी होती है। तो साइलेज में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, 65% तक होती है, इसलिए साइलेज जो है थोड़े गीले चारे में के अंदर आता है। लेकिन जो है वो सूखा होता है, उसमें नमी बिल्कुल कम होती है, ठीक है, और तुम गाँव में भी बनाते होंगे है, ठीक है। चलो, गीला चारा में क्या आता है अपना हरा चारा, हरा चारा ये गीला चारा में आता है। साइलेज ये भी किस में आता है, गीले चारे में आता है। साइलेज गीले चारे में आता है, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा कितनी रहती है, 65%, ठीक है। पेड़ की पत्तियां वो भी किस में आती है, हरे चारे में आती है। समझ में आ रहा है, गीला चारा या तो सूखा चारा पता चला भूसा और है, गीला चारा पता चला, तो ये सब किस में आते हैं, अपने रफेजेस में आते हैं, जो सिर्फ पेट भरने के काम आते हैं। चलो नेक्स्ट, दाना। दाने में 3 टाइप है, एक 2 टाइप है ना। एक कौन सा है अपना ऊर्जा युक्त दाना, जो सिर्फ ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा भरपूर। और एक है अपना प्रोटीन युक्त दाना, ये सबसे बेस्ट होता है प्रोटीन युक्त, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, अगर जानवर को दूध ज़्यादा दिलवाना है तो क्या देना पड़ेगा, चारा देंगे या दाना देंगे, दाना देते हैं ना, दूध ज़्यादा दे, मेंटेन रहे एकदम अच्छा 500 किलो का मस्त एकदम हरा भरा रहे, ठीक है, तो प्रोटीन देते हैं अपन। तो देखो ऊर्जा युक्त कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा युक्त में अपने अच्छे से सुन लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ऊर्जा युक्त कौन कौन से हैं, क्योंकि यही ऐसा है जो फील्ड पे काम आने वाला है। जब तुम हिस्ट्री लोगे ऑनर से तब पता चलेगा तुम्हें एसिडोसिस, एल्केलाइन इंडाइजेशन है या एसिडिक इंडाइजेशन है, अम्लीय अपच है या क्षारीय अपच है, वो किससे पता चलेगा, इसी से पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ऊर्जा युक्त दाना, ऊर्जा युक्त में क्या होता है, अनाज के दाने, अनाज के दाने, अनाज के मतलब अपने मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया। तो अगर ज्वार बाजरा मक्का गेहूँ इनको जो खिलाते हैं एनिमल को, ये क्या देते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अगर जानवर ये ज़्यादा मात्रा में खा लेता है, मक्का गेहूँ ये ज़्यादा मात्रा में खा लेता है, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी, तो ध्यान देखो जितना ज़्यादा ये जाएगा उतना कार्बोहाइड्रेट, तो उतनी गैसेस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेल्चिंग की प्रॉब्लम आती है, बेल्चिंग में प्रॉब्लम आती है, गैसेस बाहर नहीं निकल पाती, क्या हो जाता है, आफरा हो जाता है, ब्लोट हो जाता है। तो जब अपन ओनर से हिस्ट्री पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने इसको गेहूँ खिलाए थे, ये खिलाए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर वो इंडाइजेशन में चला जाता है तो कौन सा इंडाइजेशन होता जाता है, अम्लीय एसिडिक इंडाइजेशन, अम्लीय अपच। ये कैसे पता चलेगा अपने को कि अम्लीय अपच हुई है, हिस्ट्री लेके पता चलेगा, ओनर से हिस्ट्री लेंगे हम, तो हिस्ट्री लेके पता चलेगा कि इसको अम्लीय अपच हुई है, ठीक है। और दूसरा क्या है, रूमेन की पीएच देख के, रूमेन की पीएच देखेंगे, रूमेन की पीएच कितनी होती है, 6.5 से 6.8। लेकिन अगर उसने दाना ज़्यादा खाया, सॉरी चारा ये ज़्यादा खाया है, ऊर्जा युक्त दाना यानी अपना मक्का ज्वार बाजरा ये ज़्यादा खाए हैं, तो उसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 3 या 4 या 5 इतनी हो जाएगी, 3 से कम नहीं जानी चाहिए, 4-5, 3 से कम गई तो एनिमल मरने के चांसेस 90% हो जाते हैं। तो उसकी पीएच कितनी हो जाती है, 4 या 5 हो जाती है, तो अपन पहचान जाएंगे ये अम्लीय इंडाइजेशन में, एसिडिक इंडाइजेशन में, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, वो जब गोबर करेगा ना तो उसके गोबर से दाने निकलेंगे, कौन से, जो उसने खाए हैं, मक्का खाया तो मक्का निकलेगा, गेहूँ खाया तो गेहूँ निकलेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर पीएच 3 से ज़्यादा नीचे चली गई, 3 से भी नीचे चली गई, तो उस केस में एनिमल रिकम्बेंसी में आ जाता है, ज़मीन पे लेट जाता है और बाद में मुश्किल हो जाता है उसको बचाना। तो ये हो गया अनाज। और क्या है, शीरा, ये भी किस में आता है, ऊर्जा युक्त दाने में, शीरा। और क्या है, गेहूं का चोकर, जानते हो ना, चोकर दलिया, ठीक है, ये सारे किस में, ऊर्जा युक्त में, गेहूं का चोकर दलिया शीरा अनाज के दाने। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, प्रोटीन युक्त। प्रोटीन युक्त में क्या है, तो देखो प्रोटीन युक्त में दो है, एक वेज और एक नॉन वेज, एक वेज है और एक नॉन वेज है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, वेज को पादप उत्पत्ति यानी जिसका पादप से प्राप्त हुआ है, पादप से उत्पत्ति हुई है, और नॉन वेज मतलब जैविक उत्पत्ति, जैविक उत्पत्ति, ठीक है, जैविक उत्पत्ति।
तो पादप से बताओ क्या मिलेगा, मूंगफली की खल, खल जानते हो ना सभी, खल क्या होता है, तो मूंगफली की खल, और बिनोला, और सोयाबीन की खल, दाल। तो सारे के सारे जो पादप से मिलेंगे अपने को प्रोटीन युक्त, दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है जानते हो तुम, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, ये सारे किसमें, पादप की उत्पत्ति में। और जैविक मतलब नॉनवेज में क्या आएगा अपना, फिश मील, ब्लड मील, फीदर मील। समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आएगा तुम्हें तो क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर वालों, लेकिन बता रहा हूँ, मछली से बनाया जाता है इसको, फिश से, ठीक है, फिश। तो फिश की मील प्लस ब्लड मील, खून से बनाया जाता है वो मील, और फीदर मील मतलब पंख से, ठीक है, और मीट मील, ठीक है। तो ये भी जानवरों को खिलाए जाते हैं अच्छे प्रोडक्शन के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। जैविक उत्पत्ति और पादप उत्पत्ति में अपना वेज, ठीक है। तो यूं नहीं कि गाय भैंसे नहीं खाती नॉनवेज, खाती है, इसमें खिलाते हैं अपन, ठीक है, फिश मिल खिलाते हैं, ब्लड मिल खिलाते हैं। तो इनसे क्या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा मिलता है उसको, समझ में आ रहा है। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन लोगों ने पढ़ा कि चारा और दाना क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, कौन सा चारा होता है, कौन सा दाना होता है, किस में क्रूड फाइबर कितना होता है, किस में क्रूड सॉरी टीडीएन कितना होता है, टोटल डाइजेशन न्यूट्रिएंट कितना होता है, किसका घनत्व ज़्यादा होता है, किस में ऊर्जा ज़्यादा होती है, किसकी पाचकता ज़्यादा होती है, कौन क्या काम आता है, किसको पेट भरने के काम में लिया जाता है, कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, सब पढ़ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, समझ में आ रहा है। चलो देखो, रूमेन की पीएच 6.5 टू 6.8, टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। गैसेस बताई मैंने तुम्हें, CO2, मेथेन, और अन्य गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये बताया। अब क्वेश्चन क्या आता है, CO2 जो बनती है अपनी सबसे ज़्यादा, और अपने मेथेन, तो इन दोनों का अनुपात कितना होता है, CO2 और मेथेन का अनुपात कितना होता है। तो CO2 और मेथेन का अनुपात कितना होता है, 65:35, ठीक है, 65:35। मतलब जो अन्य गैसें है ना उनको अपन ने बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया क्योंकि 7% क्या ही होगा, तो ज़्यादा इनको 100% मान के चला। तो 65:35 क्या है अपना, CO2 और अपना मेथेन का अनुपात, ठीक है। अब बताओ मेरे को, रूमेन में क्या होता है, रूमेन में कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन से क्या बनता है, वोलेटाइल फैटी एसिड, वाष्पशील वसीय अम्ल। तो बताओ वाष्पशील वसीय अम्ल कौन कौन से रहते हैं, बताओ जल्दी, कौन कौन से रहते हैं, नहीं पता, हेलो, नहीं पता क्या, ठीक है, अच्छा VFS नहीं पढ़ा। तो देखो वाष्पशील वसीय अम्ल कौन कौन से बनते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, हिंदी में लिख देता हूँ, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, और ब्यूटारिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो बनता है VFA में, ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक एसिड। तो एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल और ब्यूटारिक एसिड ये तीनों बनते हैं, ठीक है, किसमें, वोलेटाइल फैटी एसिड, जो अपने बैक्टीरिया है, फंजाई है, और बैक्टीरियोफेज है, और प्रोटोजोआ है, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करते हैं, तो क्या बनता है, VFA, वोलेटाइल फैटी एसिड, और यही वोलेटाइल फैटी एसिड है, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। अब इनका भी अनुपात पूछ लेते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा कौन बनता है, और यही क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा कौन है इनमें, सबसे ज्यादा कौन बनता है, एसिटिक एसिड यानी एसिटेट सबसे ज्यादा बनता है, कितना, 65%, ये कितना, 20, और ये कितना, 10। तो दोनों अनुपात कितना हुआ इनका, 65:20:10। ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई LSS एग्जाम में, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन बना अपना, एसिटिक एसिड, एसिटेट, फिर प्रोपियोनिक, देन ब्यूटारिक, ब्यूटारेट, ठीक है, इनको ऐसे ही बोलते हैं, एसिटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटारेट, ठीक है। रेशो पता चल गया।
चलो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें। नेक्स्ट, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनका संख्या कितनी होती है? जीवाणु की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10 की घात 10 से 11, ठीक है, 10 टू पावर 10 टू 11 इतने होते हैं। देखो इतने तो क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। प्रोटोजोआ कितने होते हैं? 10 टू द पावर 6, 10 की घात 6। और फंजाई कितने होते हैं? 10 टू द पावर 3, इतने ये होते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या? कितने बैक्टीरिया हुए? 10 की घात 10, ठीक है। कितने ये हुए फंजाई और कितने प्रोटोजोआ है? समझ में आ रहा है? ये प्रोटोजोआ, ये बैक्टीरिया और ये फंजाई, ठीक है। और देखो बैक्टीरियोफेज कितने होते हैं? 10 टू द पावर 9, ये बैक्टीरियोफेज हो गए। तो ये इनकी नंबर होता है। तो सबसे ज्यादा बात क्या है? प्रोटोजोआ। हेलो निकेश, हेलो हेलो, आवाज आ रही है निकेश? आवाज आ रही है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। देखो अच्छे से समझो रे, फर्स्ट ईयर वालों अच्छे से समझो। देखो तो जीवाणु की संख्या कितनी हो गई? प्रोटोजोआ का कितना हो गया? फंजाई का कितना हो गया? और बैक्टीरियोफेज का नंबर कितना हो गया? ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये सब ट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं, सब क्वेश्चन बनते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है? अगर हम चारा खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं तो चारे में मैं एक बार बता दूं जल्दी जल्दी फटाफट। क्रूड फाइबर क्या होता है चारे में? क्रूड फाइबर क्या होता है? ज़्यादा। टीडीएन चारे में क्या होता है? कम होता है। चारे का घनत्व क्या होता है? कम होता है। चारे से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है क्या? कम मिलती है। चारे की पाचकता क्या होती है? कम होती है। चारा पेट भरने के काम आता है। तो अगर हम एनिमल को चारा खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या होगा? देखो, तो अगर हम चारा खिलाते हैं तो चारे खिलाने की कंडीशन में एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पढ़ा ना अपने वीएफए, वोलेटाइल फैटी एसिड पढ़ा ना अभी। तो एसिटिक एसिड 70% बनता है। प्रोपियोनिक एसिड 20% बनता है। ब्यूटारिक एसिड 10% बनता है। ठीक है, इन दोनों पर फोकस करना बस। तो अगर हम चारा खिला रहे हैं तो एसिटिक एसिड कितना बनता है? 70%। प्रोपियोनिक कितना बनता है? 20%। ब्यूटारिक कितना बनता है? 10%। किस कंडीशन में? चारा खिलाने की कंडीशन में। और अगर दाना खिला रहे तो, और अगर अपन दाना खिला रहे हैं तो दाना खिलाने की कंडीशन में एसिटिक एसिड कितना होता है? 60%। प्रोपियोनिक एसिड कितना होता है? 30%। ब्यूटारिक एसिड कितना होता है? 10%। जो ब्यूटारिक तो सेम है, इन दोनों का ध्यान रखना बस। तो जब हम चारा खिलाते हैं तब एसिटिक कितना बनता है? 70, और प्रोपियोनिक कितना बनता है? 20%। लेकिन जब हम दाना खिला रहे हैं तो एसिटिक एसिड कितना बनता है? 60%। प्रोपियोनिक एसिड कितना बनता है? 30%। ये ध्यान रखना सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन बनाना तो ये इसी बनेगा। अगर लेवल का बना तो, नॉर्मल बना तो फिर यही पूछेंगे कौन कौन से वोलेटाइल फैटी एसिड बनते। ठीक है, चलो अब देखो इनके काम क्या है। एसिटिक एसिड का काम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड का काम क्या है? ब्यूटारिक एसिड का काम क्या है? तो देखना, ये अच्छे से सुनना रे सभी। एसिटिक एसिड जो है, अगर एसिटिक एसिड बन रहा है तो इसका मतलब जो दूध बनेगा, दूध, गाय जब, भैंस जब दूध देगी तो उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा एसिटिक एसिड होगा उतना दूध गाढ़ा होगा, मतलब फैट ज़्यादा होगा। फैट ज़्यादा होगा तो तभी तो घी ज़्यादा निकलेगा ना। तो एसिटिक एसिड जो है घी की मात्रा को निर्धारित करता है। ठीक है, गाय के दूध में कम होता है, भैंस में ज़्यादा होता है, तभी तो भैंस से कितना ज़्यादा घी निकलता है। तो एसिटिक एसिड अगर ज़्यादा है तो ये क्या बनाएगा? दुग्ध वसा, दूध वसा के लिए जिम्मेदार है। कौन? एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो मेरे को बताओ एसिटिक एसिड किससे ज़्यादा बन रहा था? चारे से कि दाने से? चारे से कितना बन रहा है? 70%। दाने से कितना बन रहा है? 60%। इससे ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब अगर चारा खिलाएंगे तो दूध में वसा की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ठीक है,
और दाना खिलाएंगे तो दूध में वसा की मात्रा कम होगी। चलो अभी दूसरा, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड क्या करता है, दुग्ध शर्करा के लिए जिम्मेदार है। दुग्ध शर्करा मतलब शर्करा, जान गए ना, ठीक है, दुग्ध शर्करा। तो दूध में शर्करा को कौन निर्धारित करता है, अपना प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। और प्रोपियोनिक एसिड कब ज़्यादा बन रहा है, तो जब चारा खिलाएंगे तब कितना बन रहा है 20%, और दाना खिलाएंगे तो 30%। अर्थात जब दाना खिलाया जाता है उस कंडीशन में दूध शर्करा ज़्यादा रहती है, फैट इतना नहीं रहता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट, ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड, तो ब्यूटारिक एसिड क्या है, ये कीटोन बॉडी का निर्माण करवाता है। कभी सुना है कीटोन बॉडी का नाम, कीटोन बॉडी का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। कीटोन बॉडी का नाम सुना है, बताता हूँ, देखो अगर हम कंटिन्यू भूख हड़ताल पे, मतलब खाली पेट है, कुछ नहीं खाया हमने, फास्ट रखा है, उपवास रखा है, रोजा रखा है, ठीक है, तो अगर अपन खाली पेट है कंटिन्यू, तो अपनी बॉडी में क्या होगा, सबसे पहले क्या, कौन टूटता है, कार्ब, ग्लूकोज खत्म, ऊर्जा खत्म होती है ना सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, उसके बाद बता निकेश, अगर अपन भूख, हाँ उसके बाद प्रोटीन, फिर लास्ट में कार्ब, अपना फैट, फैट बचता है। तो अगर अपन कंटिन्यू भूखे हैं भूखे हैं भूखे हैं, तो सबसे पहले सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट पूरा जाएगा, उसके बाद प्रोटीन टूटेगा बॉडी का, फिर लास्ट में फैट टूटेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कीटोन बॉडी बनती है। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। उस कंडीशन में क्या होता है, कीटोन बॉडी बनती है, और कीटोन बॉडी जब मूत्र में आती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया, ठीक है, ठीक है क्या, कीटोन यूरिया। अब मेरे को बताओ, हाँ, कीटोन बॉडी बनती है जब फास्टिंग की कंडीशन रहती है, जब कंटिन्यू खाली पेट है अपन, उस कंडीशन में क्या होता है, कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। ये जो भूख हड़ताल करते हैं ना, कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम खाना पीना नहीं खा रहे, तो उन लोगों की भूख हड़ताल को जांचने के लिए क्या करते हैं, उनका यूरिन का टेस्ट करते हैं। बताओ कीटोन बॉडी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पता है कि किसी को, कीटोन बॉडी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, रेयांशी, मालव, कीटोन बॉडी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, तो कीट, वेरी गुड वेरी गुड, कीट, हाँ, कीटोन बॉडी का निर्धारण करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, रोथरास टेस्ट, ठीक है, रोथरास टेस्ट, ROTHRAS, रोथरास टेस्ट, ठीक है, कीटोन बॉडी को पता करने के लिए। तो उन लोगों की यूरिन की जांच की जाती है, मूत्र की जांच की जाती है, मूत्र में पता किया जाता है कीटोन बॉडी है। अगर कीटोन बॉडी है, इसका मतलब है वो रियल में भूख हड़ताल कर रहा है, वो कब से खाली पेट बैठा है। अगर कीटोन बॉडी नहीं मिली, इसका मतलब है वो चुपचाप कुछ खाता पी रहा है, खा रहा पी रहा है और ऐसे नाटक कर रहा है, ठीक है। तो ब्यूटारिक एसिड जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है, कीटोन बॉडी के लिए, ठीक है, कीटोन बॉडी के लिए ना। अब देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से। अगर अपन ज़्यादा चारा खिला रहे हैं, ज़्यादा चारा खिला रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, दूध में फैट ज़्यादा प्राप्त होगा, दुग्ध वसा परसेंटेज जो है ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब चार दाना खिला रहे हैं अपन, दाना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बताओ उस कंडीशन में क्या होगा, बताओ, शर्करा ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर रफेज खिला रहे, यानी चारा खिला रहे, चारा खिला रहे हैं, तो उस कंडीशन में दुग्ध वसा ज़्यादा होगी। और जब दाना खिला रहे हैं, कॉन्सनट्रेट खिला रहे, दाना, दाना दाल वगैरह खिला रहे, उस कंडीशन में क्या होगा, दूध ज़्यादा देगी केटल, दूध ज़्यादा देगी। तो ध्यान रखना, अगर दूध ज़्यादा दिलवाना है तो क्या करते हैं अपन, दाना ज़्यादा देते हैं, दाना बेस्ट है यार, सबको पता है, ठीक है। तो दूध ज़्यादा दिलवाने के लिए क्या देते हैं, दाना देते हैं। चारा दूध इतना नहीं आता, चारा खिलाने से दूध इतना नहीं आता, दूध में फैट आता है लेकिन दूध इतना नहीं आता, ठीक है। चलो कल मैंने तुम्हें बताया था रूमेन की मोटिलिटी, ठीक है, रूमेन की मोटिलिटी कितनी होती है,
पता है क्या, 2 मिनट में 3 बार और 5 मिनट में 8 बार। तो 2 मिनट में 3 बार रूमेन मोटिलिटी करता है, रूमेन गति करता है, ठीक है, 2 मिनट में 3 बार और 5 मिनट में कितनी बार, 8 बार। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना इसको। 2 मिनट में 3 बार, 5 मिनट में 8 बार। ठीक है, आया समझ में? चलो